नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और आगर मालवा विधानसभा सीट में इस समय हम खड़े हुए हैं और कानड़ वो जगह है जहां पर मैं हूं और दो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के युवा नेता मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मुलाकात करिए जयवर्धन सिंह जी से, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और एक ऐसा चेहरा है जयवर्धन जी की मैं बात करूं जिन पर आपको निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय मध्य प्रदेश की राजनीति का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, अभी भी और आगे भी। और मेरे बाईं तरफ हैं विपिन वानखेड़े साहब, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और ये भी एक ऐसा चेहरा है जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जनता को बहुत उम्मीदें हैं। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और सबसे पहले मैं जयवर्धन जी की एक टिप्पणी ज़रूर लेना चाहूँगा। किस तरह आप आगर मालवा से विपिन जी की उम्मीदवारी को देखते हैं? शरद जी, जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी 15 महीने, तो उस समय कमलनाथ जी ने मुझे प्रभार भी दिया था आगर जिले का। मैं यहाँ प्रभारी मंत्री भी था और हमने सिर्फ 15 महीने में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। हम बात करें कर्ज माफ़ी की, तो आगर जिले में एक एक किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ हो चुका है। इसके साथ में पिछले साल इसी समय, अभी भी आप जानते हैं कि अति वर्षा से सोयाबीन में अलग से कुछ रोग भी लग गया है फसल में, तो नुकसान काफ़ी हुआ है। लेकिन इस बार भाजपा की सरकार ने सोयाबीन की ख़राब फसल के लिए 1 रुपये भी मुआवजा नहीं दिया है। जबकि जब सरकार हमारी थी तो इसी समय पिछले साल अकेले आगर जिले में 300 करोड़ का मुआवजा मिला था, 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति बीघा। तो आज के समय जब वापस किसान संकट में है, वो यही समय याद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। हम बात करें तो यहाँ पर बैजनाथ धाम है, बहुत ही सबकी धार्मिक आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। वहाँ के लिए कमलनाथ जी ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। इसके साथ एक कानड़ जहाँ हम खड़े हैं, बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पर तहसील बनाई जाए। जब मैं था प्रभारी मंत्री तो हमने वो भी यहाँ पे तहसील का दर्जा कानड़ को दिया। साथ में यहाँ पे लगभग 2 करोड़ की लागत से जो दुर्गा पालीवाल नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके माध्यम से इतना सुंदर आधुनिक बस स्टैंड है कि शायद पूरे मालवा में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब काम हमने करा के दिया था उस समय। साथ में 600 करोड़ की नल जल योजना, जिसके माध्यम से पूरे आगर जिले के हर एक गाँव में नल के माध्यम से पानी पहुँचेगा और आगर पूरे मध्य प्रदेश में पहला जिला बनेगा जहाँ पे हर गाँव को नल के माध्यम से पानी मिलेगा। जहाँ तक विपिन भाई का सवाल है, ये लगभग 20-22 महीने पहले भी जो आम विधानसभा चुनाव था, उसमें भी विधानसभा प्रत्याशी थे और बहुत कम वोट से रह गए थे। एक युवा हैं, 32 साल के हैं, NSUI के अध्यक्ष हैं और लगातार 10 साल पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बन के इन्होंने काम किया है। जो युवाओं की जो समस्याएँ हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो रोज़गार की हो, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जीवन भर। तो मैं मानता हूँ कि और विपरीत परिणाम के बावजूद पिछले 22 महीने विपिन भाई लगे रहे हैं यहाँ पे पूरी ताकत के साथ में। प्रति गांव ये 3-4 बार घूम चुके हैं। आगर विधानसभा के हर एक वोटर से इनका निजी संपर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विपिन वानखेड़े जी को और कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत प्राप्त होगी आगर से। चलिए, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। विपिन जी, बहुत अच्छी बातें आपके बारे में पहले भी सुनी हैं और इस बार भी जयवर्धन जी बहुत आशान्वित हैं और पूरी ताकत से वो ये बात कह रहे हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या मुद्दे आप देखते हैं, और पिछली बार की कसर अगर है और ये दावा है कांग्रेस का कि कांग्रेस उसको पूरा कर रही है, तो उसके पीछे आपका आत्मविश्वास क्या है? देखिए, पिछला चुनाव जो हम लड़े उसमें जनता ने हमें बहुत बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा जो झूठ फरेब जनता के साथ बोला गया, किया गया, झूठे वादे किए गए, प्रलोभन दिया गया, उसके चलते हम 2490 वोट से सिर्फ पिछले चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा था। और अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मैं शरद जी आपको बताना चाहूँगा कि आगर को ज़िला बना हुआ लगभग 7 साल हो चुके हैं और ये दुर्भाग्य की बात है, आप खुद भी आज आगर आए हैं। पूरे आगर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पूरे आगर ज़िले में कहीं भी कोई एक ऐसा नगर या कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विकास की क्या स्थिति थी। अगर आगर में स्ट्रीट लाइट लगी है तो स्ट्रीट लाइट भी कांग्रेस की सरकार में
जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे और 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान स्ट्रीट लाइट लगी है। तो विकास की स्थिति के लिए तो मैं मानता हूं कि ये एक ही उदाहरण काफ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में हमारे क्षेत्र में 11 बिजली के ग्रिड मिले, 5 डैम मिले, गौशालाएँ बनी, 300 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला, 2 लाख तक की कर्जा माफ़ी हुई और भी ऐसे कई सारे काम जो 15 महीने में ज़मीन पर उतरे और जनता को इसका सीधा सीधा लाभ मिला। और जैसा कि जयवर्धन सिंह जी ने भी बताया, निश्चित तौर पर हमने बहुत मेहनत करी है, जनता के बीच में गए हैं और जनता इस चुनाव में आशीर्वाद हमें देगी। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। जयवर्धन जी, नतीजे जो भी होंगे उपचुनाव के, लेकिन जो आपके फॉलोअर्स हैं कांग्रेस के, वो मानते हैं कि निशाना 2023 होना चाहिए और 2023 के 2 चमकते चेहरे आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से अब देखा जाता है और आप बड़ी विनम्रता से उस पर कोई प्रतिक्रिया अधिक नहीं देते हैं। ये आपने शायद अपने परिवार संस्कार से ये सब चीज़ें सीखी हैं। मैं 2023 की बात करूँगा। जयवर्धन जी की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट, विपिन जी की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट और कांग्रेस की संभावनाओं को जीवित रखने की जिम्मेदारी जयवर्धन जी पर, विपिन जी पर। जी, चाहे विपिन भाई हो चाहे मैं हूँ, हम दोनों युवा हैं और कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं और हम सब एक ही काम पे लगे हैं कि पूरी मेहनत के साथ कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। पूरा प्रदेश यही चाह रहा है शरद जी। अगर हम देखें तो कमलनाथ जी एक विकास पुरुष के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं और उन्होंने 15 महीने में करके भी दिखाया। अगर हम देखें तो बड़े शहरों में भी जो भूमाफिया के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया था, साथ में जो लोग काम करते थे मिलावट का, उनके खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया था, मेट्रो का प्रोजेक्ट हमने चालू कराया था इंदौर और भोपाल में, अनेक हमने अर्बन डेवलपमेंट में बहुत सारे नए क्रांतिकारी योजनाएं हम लाए थे। तो ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि कमलनाथ जी का जो अनुभव है और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहा। और हम तो ये मानते हैं कि इस बार भी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें भी बात कमलनाथ जी की है और बात है कि हम ये स्पष्ट कह सकते हैं दावे के साथ कि 15 महीने का हिसाब कमलनाथ जी दे रहे हैं जनता को, लेकिन भाजपा अब तक 15 साल का हिसाब नहीं दे पाई है। और जहाँ तक सवाल 2023 का है तो हम तब भी यही मान के चलेंगे कि कमलनाथ जी उस समय भी पूरे प्रदेश का चेहरा बन के कांग्रेस पार्टी के लिए उस समय भी साथ में ही रहेंगे। अच्छा, चलिए विपिन जी, थोड़ा कठिन सवाल हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर चाहूँगा। सिंधिया जी ने हमसे बातचीत में 2017 के आसपास कहा था कि चेहरा आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बतौर सीनियर कांग्रेस लीडर उन्होंने कहा था चेहरा घोषित करने में हमें देर हो गई। 2023 के लिए चेहरा कौन होना चाहिए? एक तो बगल खड़े हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ, और भी चेहरे हो सकते हैं लेकिन इनके पक्ष में बोलने वालों की भी कमी नहीं है और वो मानते हैं कि चेहरा आप अभी से घोषित कर देंगे तो फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी का चेहरा कमलनाथ जी हैं। चाहे वो अभी होने वाले उपचुनाव की बात हो या 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो, कमलनाथ जी की लीडरशिप में हम लोग ये चुनाव भी लड़ेंगे और कमलनाथ जी की लीडरशिप में 2023 का भी चुनाव लड़ेंगे और फिर से 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आने वाले उपचुनाव में आपको भी मालूम है कि स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी है। उसके पीछे एक अहम कारण ये भी है, जो बात आप सिंधिया जी की बोल रहे हैं कि चेहरा इम्पोर्टेंट है, तो आज की तारीख में कमलनाथ जी का चेहरा पॉपुलर चेहरा है, जनता पसंद करती है और जनता कमलनाथ जी के साथ है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जोड़ी बहुत पुरानी जोड़ी है, बड़ी टेस्टेड जोड़ी है मध्य प्रदेश में और बड़े और छोटे भाई की जोड़ी है और दोनों नेता इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अब वो केंद्रीय कांग्रेस की AICC में फिर दिग्विजय सिंह जी गए हैं। ये जो जोड़ी है इस बार बड़ी बड़ी गोपनीय तरीके से काम कर रही है। न कमलनाथ जी कुछ बताते हैं न दिग्विजय सिंह जी कुछ बताते हैं, जीत के दावे दोनों करते हैं। तो क्या कुछ सीखा है पहले से कि अब कुछ बताना नहीं है? अपनी पार्टी में भी लोगों को कुछ बताना नहीं तो चीज़ें बड़ी जल्दी उधर चली जाती। जोड़ी नंबर 1 दोनों का बहुत पुराना संबंध है। मैं मानता हूँ लगभग पिछले 40-50 सालों का, और आज भी उतने ही मजबूत संबंध हैं दोनों के। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं
कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, जो वो किसी और को नहीं बताते, तीसरे व्यक्ति को। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, उसी के माध्यम से हम ये मानते हैं कि जो सरकार बनी थी 2018 में, वो उसी के हिसाब से बनी थी। और इस बार भी अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह जी अपने सर पे काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ उपचुनाव है, और इस चुनाव में चेहरा कमलनाथ जी का है और उनकी मेहनत है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 15 महीनों का। जैसा विपिन भाई ने कहा था, जनता वही देख रही है इस बार भी। वही देख रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। विपिन जी, एक चीज़ जो है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही आदर्श मंत्र जो माना जा रहा है कि वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन, और दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम जब युवाओं को आगे आके लीड करना चाहिए। और ये एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भविष्य में बताएगा कि लीडर्स की कमी कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्या आप कह सकते हैं कांग्रेस बिल्कुल ठीक दिशा में है? देखिए, बिल्कुल ठीक दिशा में है, और मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है, नई लीडरशिप निकालती है, उन्हें लीडरशिप करने का मौका देती है। और फिलहाल की परिस्थिति में ये कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छे से ये कॉम्बिनेशन चल भी रहा है। बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन और युवाओं को नेतृत्व का मौका, और इसका उदाहरण आप जयवर्धन सिंह जी और हमारे रूप में आप देख भी सकते हैं। 2 साल पहले ही मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया था, फिर से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। जो हाल ही में मंत्रिमंडल रहा था, मंत्रिमंडल में भी कई सारे युवाओं को मौका मिला, जिससे नई लीडरशिप निकल कर आई। तो ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी सदैव ही नए चेहरों को अवसर देने में विश्वास रखती है, युवा नेतृत्व देने में विश्वास रखती है। जयवर्धन जी, एक चीज़ कांग्रेस के लिए कही जा रही है कि आपने नारा तो उछाला बिकाऊ और टिकाऊ का, लेकिन बड़ी चतुराई से, पूरी गोपनीयता से आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपने भी किया। बीजेपी से आप भी लेकर आए, बीएसपी से भी आप लेकर आए। तो क्या ये टिट फॉर टैट जैसा है कुछ मामला, क्या है? शरद जी, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वो हुए हैं आर्थिक लालच के कारण, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या क्या उनको दिया गया, क्या क्या सौदा हुआ, वो तो पूरा देश जानता है। लेकिन जो लोग अभी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कमलनाथ जी का नेतृत्व देखा है और उससे प्रभावित हुए हैं। चाहे हमने कल देखा पारुल साहू जी, जो विधायक रही थी पहले सुर्खी से, शिक्षित हैं और उनका अच्छा प्रभाव भी है क्षेत्र में, वो शामिल हुई हैं। KL अग्रवाल जी बमोरी से इस बार उम्मीदवार हैं। फूल सिंह बरैया जी भांडेर से हैं। तो सतीश सिकरवार ने ग्वालियर में शामिल हुए हैं कांग्रेस में। तो इन सब ने ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कमलनाथ जी का नेतृत्व देखा, उनकी लीडरशिप देखी, और इन सब को उन पर भरोसा है, विश्वास है कि प्रदेश का विकास उनके हाथों में होना चाहिए, पूरी कमान, तो ही प्रदेश का भला होगा, विकास होगा। विपिन जी, युवा तो आगे आ ही रहे हैं और आप पिछली बार के बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ फिर मैदान में लड़ रहे हैं। क्या क्या सपना है आगर मालवा के विकास का आपको? इसी सवाल से मैं कंक्लूड करूंगा, फिर जयवर्धन जी से भी फाइनल सवाल करके इस बातचीत को मैं विराम दूंगा। आगर मालवा के लिए क्या आपके विकास का ब्लूप्रिंट है? देखिए, आगर में 70% जनता कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर संतरे की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको लेकर आज दिन तक कोई योजना नहीं बनी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे जो संतरे की खेती होती है उसका किसानों को लाभ मिले। इसके साथ में अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शिक्षा जगत में यहाँ पर काफ़ी सारे, जैसे कि अगर हम बात करें पूरे ज़िले में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो शिक्षा के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम बात करें रोज़गार के मामले में तो यहाँ पर बेरोज़गारी चरम पर है। रोज़गार के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर हम सोचें कि एक पोस्ट ग्रेजुएट, अगर हम एक हमारे युवा को अगर यहाँ पर नौकरी दिलाने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट युवा को नौकरी नहीं दिला सकते हैं। तो ये रोज़गार की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम विकास की बात करें तो विकास का उदाहरण मैंने आपको दिया ही कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी अब भी कांग्रेस सरकार के दरमियान लगी, नहीं तो पूरे ज़िले में स्ट्रीट लाइट तक भी नहीं थी।
तो ये सब मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है आगर जिला, और हम इन मूलभूत समस्याओं को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। जो हमारे अन्नदाता परिवार के लोग हैं उनके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर योजना बनाकर किस प्रकार से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके उसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि जब गेहूं खरीदी के लिए यहाँ पर लाइन लगती है तो गेहूं खरीदी में एक किसान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बैंक में खड़े खड़े एक युवा की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और हम उनकी इन सब समस्याओं को ख़त्म करेंगे। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए विपिन जी। जयवर्धन जी, कुरुक्षेत्र की तरह है इस बार का चुनाव। आप उस तरफ निगाह डालते हैं तो आप ही के साथी खड़े नज़र आते हैं जो बरसों बरस कांग्रेस के साथ चलते रहे। मूल रूप से एक बड़ी मिक्स्ड रिएक्शन भी होगी कि लड़ रहे हैं तो उन्हीं साथियों के साथ जो कभी आपका हिस्सा थे, लेकिन ये जीवन आपको खड़ा करता है। किस तरह देख रहे हैं आप इस बैटल को और आपकी यूएसपी यानी कांग्रेस की यूएसपी क्या है? शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और हमें बहुत अफसोस इस बात का है कि जो लोग हमारे साथ सदन में थे, कांग्रेस के पक्ष में थे, जो लोग हमारे साथ कमलनाथ जी के कैबिनेट में थे, उन लोगों ने ऐसे कांग्रेस को और सबसे विशेषकर जनता को धोखा दिया है। क्योंकि राजनीति में, जनसेवा में सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता, ईमानदारी, वफादारी, और यही चीज़ें हैं जिन पर इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उल्टा जनता के साथ धोखा करके पार्टी बदली है। मैं मानता हूं, चाहे वो विधायक हो जो पहले कांग्रेस में थे, जो अब बीजेपी में चले गए, या फिर वो 6 मंत्री हों जिनको कांग्रेस ने सबसे पहले मंत्री बनाया था, या फिर सिंधिया जी हो, इन सबको कांग्रेस ने इतना कुछ दिया। और यही समय था क्योंकि 15 साल जिन पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के लिए 15 साल संघर्ष किया था, उन लोगों को बिना बताए ये लोग खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने पार्टी बदली। और आप देख रहे हैं, चाहे ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, चाहे मालवा का क्षेत्र हो, हर जगह जनता में भारी आक्रोश है। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज के समय जब हर बात रिकॉर्ड होती है, जब हर बात व्हाट्सएप पे होती है, आज आप देख रहे हैं सिंधिया जी के बयान, उनके जो साथ जो लोग गए हैं उनके बयान जब वो कांग्रेस में थे वो सामने आ रहे हैं। तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये लोग इतने विश्वास के साथ पहले भाजपा की बुराई करते थे, शिवराज सिंह जी की बुराई करते थे और अब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसी प्रकार शिवराज सिंह जी खुद सिंधिया जी को गद्दार कहलाते थे पहले, और अब उनके साथ उनको विभीषण कह रहे हैं, कभी और कुछ कह रहे हैं। तो ये मतलब किस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं समझ के परे है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, पूरी बात समझ रही है, और जब चुनाव होंगे जनता इनको सबक सिखाएगी और ये बात स्पष्ट करेगी कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में जन बल चलेगा, धन बल नहीं चलेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको भी जयवर्धन जी। तो 2 युवा मध्य प्रदेश की राजनीति के, एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरा और एक इम्पोर्टेंट चेहरा होने की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए, कोई अफसोस नहीं है चेहरे पर। ये मैं ज़रूर उल्लेख करूँगा, इस बात की पीड़ा है कि सरकार गिरी और सरकार गिराने में उन्हीं लोगों की भूमिका रही जो कांग्रेस का हिस्सा रहे। लेकिन शायद कांग्रेस उस पीड़ा को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं इनके चेहरे पर इस बात की पीड़ा ज़रूर है, लेकिन इसके साथ शायद उस पीड़ा को, उस गुस्से को एक ड्राइविंग फोर्स में बदलने का जज्बा भी नज़र आता है। जयवर्धन जी का चेहरा भी चमक रहा है और विपिन जी का चेहरा भी चमक रहा है, जो ये बताता है कि बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले। तो ये नौजवान नेता भविष्य की तरफ देख रहे हैं, अतीत की घटनाओं से आहत ज़रूर हैं, लेकिन अब इन्होंने पीछे देखना शायद छोड़ दिया है, और शायद कांग्रेस को भी पीछे देखना छोड़ना होगा और उसको आगे लक्ष्य की तरफ देखना होगा। कम से कम ये दोनों नेता और यहाँ जो कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं वो कम से कम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते दिख रहे हैं। बंसल न्यूज़ के साथ कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, कानड़, आगरमालवा।